33% कुल तेल जो है वो खाड़ी के देशों से हमारा आता है। अच्छा। उसमें से भी आप, ये मैंने आज दिन के आंकड़े आपको बताए हैं, इसमें से भी आप ये समझ लें कि अब वर्तमान की स्थिति ये है कि 12% तेल का आयात जो है वो अब रसिया के हाथ में चला गया है। अच्छा। 10% तेल जो है वो एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है जो तेल में, उसकी वजह से उसकी निर्भरता कम हो गई है। और भविष्य में योजना ये है कि 10% एथेनॉल और मिक्स कर दिया जाएगा तो 33% पूरा हो जाता है, या बाकी बचा 10% जो है उसको रशिया से हम सस्ते रेट में, क्योंकि रशिया से अभी जो तेल आ रहा है वो खाड़ी के देशों से बहुत सस्ता है। अब आप आइए बात करिए इस बात पर कि इंडो गल्फ डिपेंडेंसी क्या है, भारत की निर्भरता क्या है गल्फ के देशों पर। तेल को अगर हटा दीजिए, किनारे कर दीजिए, तो भारत की निर्भरता है श्रम की, लेबर की। जो हमारे यहाँ से गए हुए लोग हैं, कामगार हैं, मैनुअल लेबर है, उसमें अलग अलग किस्म के कामगार हैं, उनकी निर्भरता है कि उनके रोजगार जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है भविष्य में, या कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति आगे खड़ी होती है तो आप ये तय समझ लीजिए कि ऐसा आगे भविष्य में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि गल्फ देशों की भी निर्भरता उन गए हुए श्रमिकों पर उतनी ही ज्यादा है जितनी ज्यादा की गल्फ देशों की के सामान की निर्भरता से में भारत है। कि उनसे अगर तेल नहीं आएगा तो भारत को तत्काल एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। गल्फ देशों को भी अगर लेबर हटाए तो उनके 5 चीजें तुरंत कोलैप्स कर जाएंगी। एक, उनकी रिफाइनरी, 70 से 80% वहां पर भारतीय कामगार हैं। 2, उनकी लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, वहां भी 70 से 80% लेबर और कामगार भारतीय हैं। 3, उनका मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम, वहां भी 70 से 80% भारतीय कामगार हैं। केरल से पैरामेडिक्स बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा अगर आप वहां से वापसी की भारतीय श्रमिकों ने, भारतीय लोगों ने, और वो ये करने नहीं देंगे। चौथा, वहां का पोर्ट डंप हो जाएगा, वहां का पोर्ट, क्योंकि वहां पर सारे के सारे लेबर भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं। कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, होटल, सर्विसेज, ये जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी व्यवसाय वहां के हैं, जहां जो मैनुअल लेबर ओरिएंटेड काम है, वो सब उसमें 70% भारतीय श्रमिकों की भागीदारी है। 30% में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अन्य एशियन देश हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी ड्रास्टिक कदम ना तो भारत उठाने जा रहा है और ना ही गल्फ के देश उठाने जा रहे हैं, जिससे कोई इस तरीके की क्षति हो या कोई भयावह स्थिति पैदा हो कि आपको 65-70 लाख लोगों को एक साथ वहां से इवैक्यूएट करना पड़े, उनको वापस लाना पड़े, वो उनको इकट्ठा जो है हटा दें। कर ही नहीं सकते हैं, वहां की गाड़ियां साफ होनी बंद हो जाएंगी, वहां पर नालियां साफ होनी बंद हो जाएंगी, पानी आना बंद हो जाएगा, मसाले खाने, ये भोजन के सामग्रियों पर, निर्यात पर जी। निर्यात भारत से गल्फ देशों में जो मैक्सिमम होता है, जहां भी होता है, वहां पर खाद्यान्न का यानी राशन का, गेहूं, चावल, दाल की बहुत ज्यादा मांग नहीं है, तेल, मसाले, हरी सब्जियां और एग्री प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ देश ऐसे हैं जहां पानी की बहुत मैक्सिमम सप्लाई भारत से जाती है, बोतल बंद पानी की। बात पूरा समझ लीजिए कि वास्तविकता की स्थिति क्या होगी कि अगर भारत ने जैसे अभी रोक दिया थोड़ा सा खाद्यान्नों का को भेजने के लिए, कुछ देशों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वहां खाद्यान्न का संकट गंभीर रूप से खड़ा होने जा रहा है। अगले 1 महीने के अंदर अंदर गेहूं मिलेगा नहीं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गेहूं की कीमत बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके का स्पेक्युलेटिव, ये ठीक है कि वो डिप्लोमेटिकली हमें बुला के कहते हैं कि देखिए साहब ये नहीं होना चाहिए, आप डिप्लोमेटिकली उनके किसी काउंसलेट को या जो भारत में उनके राजदूत हैं उनको बुला के कहते हैं देखिए साहब आप ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, ये एक भभकी होती है। हवा क्यों बन गई? क्योंकि ये एक सांप्रदायिक विषय था जिसमें गल्फ देशों के लोग या गल्फ देशों के लोगों के हित इन्वॉल्व थे। वास्तविकता क्या है
तेल का जो घटता हुआ आयात भारत का है, जिसकी वजह से, क्योंकि तेल अब बहुत ज्यादा रशिया से आना शुरू हो गया है और आगे भविष्य में आएगा। गैस, प्राकृतिक गैस रशिया से आएगी, सस्ते दामों में आएगी, और ये एक नेचुरल अलायंस है, पहले से है, चल रहा है। रशिया इस समय बहुत प्रचंड क्राइसिस में है इस वजह से, क्योंकि उसके पास तेल का उत्पादन तो है लेकिन तेल का जो है निर्यात नहीं है। जब से यूरोपीय देशों ने बंद किया है, उसको एक ऐसी जगह चाहिए जहां अब आपके तेल के कुएं जो निरंतर उत्पादन कर रहे हैं, आप उस तेल को लेके जाएंगे कहां, स्टोर कहां करेंगे? आपके पास इतनी जगह थोड़ी होती है। एक सर्टेन रिजर्वायर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस कंजम्पशन के लिए आपको एक जगह चाहिए होती है। और भारत, चीन और अन्य एशियाई देश, इनसे बढ़िया रसिया के लिए कोई मार्केट नहीं है जहां वो बहुत इजीली पेनिट्रेट कर सकता है, जैसे वो यूरोप के देशों को पेनिट्रेट करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो वो भारत को उसी लिहाज से, अब देखिए अभी पाकिस्तान में बात उठने लगी है कि क्यों नहीं हम रशिया से तेल खरीदते हैं। अभी जो है और कुछ मुल्कों में, दीगर मुल्कों में भी ये बात उठने लगी है, क्यों नहीं हम रशिया से तेल खरीदते हैं। तो इसका एक परिणाम आज दोपहर में देख लीजिए कि जैसे ही ये चीजें हुई हैं और जैसे ही ये क्राइसिस शुरू हुई है, नैस्डैक गिरा और भारतीय स्टॉक मार्केट भी गिरा है 1600 पॉइंट। तो ऐसा कोई भी आर्थिक निर्णय ये कोई सरकार नहीं लेने जा रही है। हाँ, ये जरूर होगा, राजनीतिक स्तर पर लोगों को बुला के कहा जाएगा, समझाया जाएगा, देखिए आप ये कर दीजिए, कुछ कदम उठाए जाएंगे, कुछ चीजें की जाएंगी, कुछ रोकथाम होगी, कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगेंगे, लेकिन ऐसा कोई अकारण बड़ा परिवर्तन या नाटकीय परिवर्तन दोनों या मुल्कों में या गल्फ के देशों और भारत के बीच में नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति खड़ी हो जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।